साथियों नमस्कार। मेरे चैनल द स्टडी 75 पे आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने प्राचीन भारत का इतिहास से एक प्रश्नों का सेट लाया था, उसी का पार्ट 2 फिर से लाया हूँ और खासकर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी कंडक्ट करा रही उनके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट रहेगा और प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे। साथियों मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे प्रश्नों का रिवीजन होता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो चाहे कहीं भी स्टडी करें, टेस्ट जरूर दें। ठीक है, तो सीधे चलते हैं प्रश्नों की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दम सदात से, या फिर किसी किली गुल मोहम्मद से, या फिर मेहरगढ़ से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। अब देखिए, कृषि जो प्राचीनतम कृषि हुआ था पशुपालन, उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। लेकिन आपको बताना है कि चावल का जो खेती हुआ था भारत में, चावल का खेती कहाँ से हुआ था? तो वो इलाहाबाद के कहाँ से? कोल्ड डिहवा से। कोल्ड डिहवा से। ठीक है, कहाँ से हुआ था? कोल्ड डिहवा से हुआ था। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अच्छा, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। एक एक शहर है बलूचिस्तान, वहीं पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? ठीक है, हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल, हरा नीला, पांडु, या फिर नीला। इसका जो सही जवाब है वो होगा लाल। इसका सही जवाब क्या होगा? लाल। लाल रंग का प्रयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, या फिर आद ऐतिहासिक काल। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आद ऐतिहासिक काल। इसका सही जवाब क्या है? आद ऐतिहासिक काल, यानी वैसा काल जिसमें लिखा तो गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। यह आदि इतिहास काल का निर्धारण लगभग 2500 बीसी से 600 बीसी तक किया गया है। ठीक है, इसके बीच के कालखंड को कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसको पढ़ा जा सका है। अच्छा, ये जो पढ़ने के लेखन से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में देते हैं। अच्छा, एक शब्द आया यहाँ पे, आप ध्यान देंगे। एक शब्द आया क्या? बीसी। एक शब्द आया बीसी, एक मिनट। बीसी, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी इतिहासकारकों ने ईसा मसीह के जन्म को मान लिए जीरो मान लिया गया कि यहाँ से ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ईसा मसीह काल, ईसा मसीह से जो पहले जितने भी कालखंड है या घटना है, जो भी कह लीजिए, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी हुआ है उस उसे हम बीसी में डिनोट करते हैं, यानी इसे ईसा पूर्व भी लिखते हैं। कई जगह ईसा पूर्व लिखा रहता है ना, 427 बीसी, या तो ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह जन्म के पहले, और ईसा मसीह जन्म के बाद जितने भी कालखंड आएंगे से एक दो ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी फिलहाल 2023 से। ठीक है, अभी कितना है? 2023 से। तो ये जो है, ये ईसा इतिहासकारों ने ईसा मसीह जन्म को एक बीच का पाया मान लिया। इसके इस तरफ अगर जाएंगे, ठीक है, यानी ईसा मसीह जन्म से पहले का जो घटना होगा वो बिफोर ऑफ क्राइस्ट होगा, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना होगा वो होगा एडी। ठीक है, यानी कि ईसवी। एक सेकेंड, क्या होगा? ईसवी होगा। ठीक है, यानी कि एक बार यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो भी कालखंड ईसा मसीह जन्म के बाद होगा, जैसे मान लीजिए कि
2023 से, तो 2023 ईस्वी होगा, ठीक है, 2023 ईस्वी होगा। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी हुआ, तो मान लीजिए कि 2023 अगर उस टाइम पे हुआ होगा तो 2023 ईसा पूर्व लिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी सेगमेंट में अगला प्रश्न की ओर। देखिए 2500 बीसी से 600 बीसी कालखंड को ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत था, प्रथम असली मेहराब यही था, पूजा स्थल था, या फिर कला और वास्तुकला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पक्की ईंटों का, क्या था? पक्की ईंटों से बनी इमारतें थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो ये चीज पे ध्यान देंगे। अच्छा, यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित यहाँ का नगर और कस्बा एक निश्चित योजना के अनुसार बना हुआ था, ये बात पिछले वीडियो में भी बोले थे। अच्छा, पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एवं अन्नागार, ठीक है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एवं अन्नागार प्रमुख है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथ, अच्छा कैलकोलिथ युग कहा जाता है? किसको कैलकोलिथ युग कहा जाता है? तो पूरा पाषाण युग को, या नवपाषाण युग को, या ताम्रपाषाण युग को, या लौह युग को? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ताम्रपाषाण युग को, यानी ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथ युग कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में प्रश्नों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। तो एक लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? देखिए, टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। धौलावीरा से, या बनावली से, या फिर लोथल से, या फिर कालीबंगा से? इसका जो सही जवाब है बनावली। बनावली से क्या मिला है? बनावली से हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। अच्छा, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में एक बंदरगाह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हरियाणा के एक सेकंड, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली, यानी कि सीधी सी बात है बनावली वर्तमान में क्या है? हरियाणा के फतेहाबाद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? अब हड़प्पा का बंदरगाह बताना है। सिकंदरा, महास्थानगढ़, लोथल, या नागपट्टनम, ठीक है। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है इसका सही जवाब क्या होगा? लोथल, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? लोथल होगा, अभी अभी मैंने बताया था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? वर्तमान के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राज्यों का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पुरुषनी नदी, या फिर कावेरी नदी, ठीक है। तो 10 राज्यों का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी पे। कहाँ पे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था, ठीक है। पुरुषनी नदी वर्तमान में किस नदी को कहते हैं? रावी। वर्तमान में ये नदी का नाम रावी है और प्राचीन में क्या नाम था? पुरुषनी था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, या फिर 10वां मंडल, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 9वां मंडल। सही जवाब क्या होगा? 9वां मंडल। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में जो 10वां मंडल, 10 10 मंडल, 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। ऋग्वेद में, अच्छा अच्छा, हम मिस्टेक टाइपिंग है, छोड़िए इसको, ध्यान ना दीजिए, मिस्टेक टाइपिंग है, छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह कुंडग्राम में हुआ था, या पाटलिपुत्रा में, या मगध में, या वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली का एक नगर है। हालांकि वैशाली के अंदर ही है, लेकिन उसका जो सही लोकेशन है वो क्या है? कुंडग्राम ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 1599 बीसी। अब बीसी का मतलब आप हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बीसी का मतलब हो गया बिफोर ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, में हुआ था। उनकी माता त्रिशला, उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, ठीक। महावीर स्वामी के माता जी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? अब बताना है आपको गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? उपनिषद, या भागवत गीता, या यजुर्वेद, या फिर ऋग्वेद। तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। इसका सही जवाब क्या है? ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद से ये प्राप्त ये गायत्री मंत्र लिया गया था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से कितने मंडल से? तीसरे मंडल से लिया गया है, या तो तीसरे मंडल में वर्णित है। इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? आपको बताना है राजगीर, पावापुरी, सांची, या उज्जैन। तो इसका सही जवाब है पावापुरी। इसका सही जवाब क्या है? पावापुरी में इनका, महावीर जैन का मृत्यु हुआ है, ठीक है। पावापुरी में है फेमस जल मंदिर, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए, महावीर स्वामी अपने शरीर का त्याग कब किए थे? 527 बीसी में पावापुरी में समर्पित किए थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे, या रामचंद्र, या राहुल, या योसुद। इनके जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? जमाली। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? वो थे जमाली, ठीक है। महावीर स्वामी की प्रिय पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक व्यक्ति से हुआ था, ठीक है, जो एक क्षत्रिय थे और आगे चलकर, है ना, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये जो जमाली हैं इनके ही कौन है? दामाद हो गए। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला था, या यशोधरा था, या यशोदा था, या फिर शारदा था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में पूछे, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो ये शारदा, नहीं सॉरी, यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। अच्छा, याद कर सकते हैं, जिसमें 3 अंक रहेगा तो उनके पत्नी का नाम 4 अंक से रहेगा, और जिनका 4 अंक है उनके पत्नी का नाम 3 अंक से रहेगा। तो यहाँ पे उल्टा है, तो ऐसे ही याद करने का ट्रिक बता दिए। अच्छा, ये लास्ट प्रश्न था। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। और आगे फिर से एक नए सेगमेंट में एक नया वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। थैंक यू।